हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले के वीडियो में हमने बताया कि फीवर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और आज उनको मैं एक्शन करने वाला हूँ। इससे पहले जो वो वीडियो नहीं देखें वो पहले वो देखें, फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो देखिए उसके बाद कुछ टर्म आते हैं। एक आता है निम्न पायरेक्सिया, लो पायरेक्सिया। ये क्या होते हैं? तो अगर आपका फीवर जो है 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लाई कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो पायरेक्सिया, ठीक है। और इसके बीच से ये कभी अधिक नहीं होगा, मतलब इससे कभी हाई नहीं जाएगा और इससे कभी लो नहीं जाएगा, इसी रेंज में रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं लो पायरेक्सिया, ठीक है। दूसरा टर्म है मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर क्या होता है? अगर आपका टेम्परेचर 100 से 103 तक रहती है, फ़ारेनहाइट में एक्चुअली कैलकुलेट होता है, तो 100 से 103 के बीच में रहती है, तो इसको बोला जाता है मॉडरेट फीवर। ओके, एक और टर्म आएगा हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया में क्या होता है? आपका शरीर के जो टेम्परेचर होता है वो 103 से 105 फ़ारेनहाइट तक रहता है। अगर 103 से 105 तक रहता है तो इसको हाई पायरेक्सिया बोला जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि हाई पायरेक्सिया में 105 नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा। एक होता है हाइपर पायरेक्सिया, इससे भी ज़्यादा एक होता है हाइपर पायरेक्सिया। इस केस में क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर है ना, वो आपका 105 से भी ज़्यादा चल जाएगा हाइपर पायरेक्सिया में। ओके, एक और टर्म आएगा अब सामान्य टेम्परेचर, ठीक है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो उसे अब सामान्य टेम्परेचर बोला जाता है। हमने सामान्य कितना बोला था? सामान्य हमने बोला था 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा कम नहीं जा सकता, ये हमने बोला था सबसे मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अगर इससे भी कम चल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, और इस जो कंडीशन को उसको क्या बोला जाता है? तो आप देखो हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया। यदि शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाती है तो उसको हाइपोथर्मिया बोला जाएगा। ओके, और इस टेम्परेचर को बोला जाएगा सब नॉर्मल टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आते हैं हम लोग रीगर पे, ठीक है। रीगर क्या होते हैं? तो रीगर जो होते हैं ना, टेम्परेचर पे ही ये डिपेंड कर रही है, और ये एक तरह से फीवर का ही प्रोसेस होता है। देखो रीगर में क्या होता है, जब तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कपकपी आने लगे तो उसे हम लोग रीगर बोलते हैं। और ये कब आती है? फीवर के टाइम में, जिसमें शरीर का टेम्परेचर उच्च हो जाता है, ठीक है, पायरेक्सिया की अवस्था तक बढ़ जाता है। पायरेक्सिया हमने अभी बता दिया क्या होता है। टेम्परेचर आपका बढ़ बढ़ के पायरेक्सिया तक पहुंच जा रहा है और आपको कपकपी हो रही है, तो उसको हम लोग रीगर बोलेंगे। और ये कब देखा जाता है? मलेरिया के केस में, ठीक है। मलेरिया के केस में आपको रीगर देखने को मिलेगा। तो रीगर में क्या ख्याल रखना पड़ता है वो आप देख लीजिए। रीगर में आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा? तो कपकपी की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था कोल्ड अवस्था। इसमें क्या होगा? इस अवस्था में टेम्परेचर तीव्रता से बढ़कर 103 तक चल जाती है, या फिर इससे अधिक भी जा सकती है, ठीक है। इस स्टेज में रोगी को कंबल ओढ़कर गर्म पानी की थैलियों में गर्मी देनी चाहिए। जैसे होता है ना, आपके सर पे गर्म पानी की जो होती है वो रखना चाहिए, और गर्म पानी ही पीना चाहिए, और कंबल ओढ़ के रहना चाहिए। ये जो होती है कोल्ड अवस्था, ये आप 103 पर मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एक और स्टेज, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में आपका जो त्वचा होता है ना, वो शुष्क हो जाता है, गर्म हो जाता है, तथा जो रोग को अत्यधिक प्यास लगती है। मतलब आप पेशेंट हो और अगर आपको हॉट अवस्था हो रही है तो आपको अधिक से अधिक प्यास लगेगी, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, आपका स्किन सूखा हो जाएगा। और इस अवस्था के दौरान सभी कंबल एवं पानी गर्मी पहुंचाने वाले उपकरण हटा देने चाहिए। मतलब आप मलेरिया के केस में क्या देखते हो? जब आपका मलेरिया फीवर बढ़ती है तो अचानक से कपकपी होती है, रिगर केस आ जाता है। और जब वो मतलब सडनली उतरता है तो फिर आपको क्या होता है?
अचानक से बहुत गर्मी लगती है, वो आपका ये अवस्था होता है हॉट अवस्था। इसमें क्या होता है, अगर आप कंबल ओढ़े हैं तो तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि आपको पसीना आने लगता है, ठीक है। उसे शीतल पेय पीने के लिए दें, उस टाइम आप आराम से ठंडक पी सकते हो। सिर पर ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हो, क्योंकि गर्मी अगर बढ़ जाती है तो आपको ठंडे पानी की पट्टी से उसको ठंडा किया जाता है। और सिर दर्द एवं कुछ संकुलता होने के भी चांसेस जो होते हैं वो गर्म ठंडे पानी की पट्टी रखने से वो हट सकती है, ठीक है। और हर 10-15 मिनट में तापमान मापते रहें, नाड़ी और श्वसन दर भी मापते रहें। अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, ओके। और अत्यधिक टेम्परेचर 105 हो जाए तो ठंडे पानी से शरीर को पोंछना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन नहाना नहीं है, ओके। चलिए, ये हॉट अवस्था हो गया। अब एक आती है पसेनी की अवस्था, ठीक है। देखो, पसीने की अवस्था होती है स्टेज ऑफ स्वेटिंग। इस स्थिति में क्या होता है, रोगी को अत्यधिक पसीना आता है। तीसरे स्टेज के दौरान पसीने से गीले हुए कपड़े आपका पूरा हो जाता है, जितना भी आप ड्रेसेस यूज कर रहे हो उस टाइम आपका भीग जाता है स्वेटिंग की अवस्था में। तो ये होता है हॉट स्टेज के आगे का स्टेज, पसीने वाला। और ये कब होता है, मान लीजिए आपका हॉट स्टेज चल रहा है और आपने कंबल अभी तक नहीं हटाया, आप अभी तक ओढ़े हुए हो, तो आपको ये पसीने वाला स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य की विभिन्न आयु वर्ग में तरल पदार्थों की आवश्यकता क्या क्या होती है, ये आपको मैं बता दूं। अगर 0 से 1 ईयर तक के बच्चे हैं तो उसको तरल की आवश्यकता कितनी होती है, 100 से 120 ml पर kg शरीर के वजन के हिसाब से, ओके। अगर 1 से 2 साल का बच्चा है तो ये 125 तक चल जाएगा। अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तो आप तरल देखो कम हो रही है, 75 से 100, ठीक है, 75 से 100। और अगर 11 से 18 साल का बच्चा है तो 50 से 75। और अगर एडल्ट है तो आप 40 ml पर kg के हिसाब से तरल लोगे तो भी आपका चल जाएगा। इससे आपको ये पता चल रहा है कि बच्चों में तरल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तरल की आवश्यकता कम हो जाती है, ओके। अब हम लोग देखते हैं पल्स। पल्स क्या होता है, देखो, धमनियों की भित्तियां लचीली होती है। ये रुधिर के अतिरिक्त मात्रा के आने से फैल जाती है। आपको पता होगा ये लचीली होती है, जब रुधिर अधिक आ जाता है, प्रेशर लगता है तो वो फैल जाती है। और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर आपके रुधिर की धमनियों की दीवार पे पड़ती है। जैसे रुधिर की यह तरंग आगे बढ़ती है, धमनियाँ पुनः शिथिल हो जाती है। मतलब जब ब्लड पार हो जाता है तो फिर से वो शिथिल हो जाती है, ठीक है। एवं रुधिर की अगली तरंगों के साथ पुनः फैल जाती है। धमनियों का यह फैलाव एवं संकुचन या शिथिलन पल्स कहलाता है। मतलब आपके धमनी में जब ब्लड आता है तो वो फैल जाती है, ब्लड जब निकल जाता है तो फिर से वो शिथिल हो जाती है, फिर से आती है, फिर से फैल जाती है। तो ये जो फैलना सिकुड़ना होता है इसी को हम लोग पल्स बोलते हैं। और नॉर्मली इसको नाड़ी स्पंदन दर भी बोला जाता है, ठीक है। शरीर में निम्न स्थानों पर पल्स को महसूस किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे, तो देखो, टेम्पोरल बोन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। टेम्पोरल बोन्स के ऊपर जो होता है टेम्पोरल धमनी, वहाँ पे आप इसको मेजर कर सकते हो। गर्दन के बाजुओं में कैरोटिड धमनी पर इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोहनी के ऊपर एंटीक्यूबिटल फोसा में आप इसको देख सकते हो। जांघों में फीमोरल धमनी में आप इसको देख सकते हो। पॉप्लिटियल कोसा में पॉप्लिटियल धमनी पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती मेलियोलस के पीछे पोस्टीरियस टिबियल धमनी पर भी आप इसको देख सकते हो। पाँव में डर्सेलिस पेडियस धमनी पर आप इसको देख सकते हो। और कलाई के सामने की जो रेडियल धमनी होती है वहाँ पे आप इसको पल्स को देख सकते हो, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और शिशुओं में पल्स रेट जो होती है ये एपिकल शीर्ष पल्स को महसूस करके गिनी जा सकती है। जो शिशुओं की पल्स रेट होती है वो आपको पता होगा, तो उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो एपिकल या शीर्ष पल्स, जिसको एपिकल पल्स भी बोला जा रहा है, उसको महसूस करके आप इसको गिन सकते हैं, क्योंकि बच्चों में थोड़ा अलग होता है एडल्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न आयु के पल्स रेट को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मतलब आपका एज के हिसाब से पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, ओके। तो जन्म से पहले कोई भी आपका बच्चा है जो अभी उनका जन्म हुआ नहीं, उसका पल्स रेट 160 पर मिनट या इससे भी अधिक हो सकता है, सबसे ज़्यादा आप देख लो,
ठीक है। जन्म के समय जैसे वो जन्म ले रहा है 140 टू 160 हो जाएगा, थोड़ा कम हो गया। पहले वर्ष जन्म होने के बाद बच्चा जो 1 साल तक होने को चला है उसमें 120 टू 140 पर मिनट। दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर में आप देखोगे तो 110 टू 120, और 5 से 10 वर्ष के बीच क्या होगा 85 से 100। उसके बाद अगर 10 से 15 साल के बच्चों को देखो तो 80 टू 90, और वयस्क एडल्ट में अगर आप देखो तो 70 टू 80। ये पल्स रेट धीरे धीरे आपका कम हो रही है, बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वृद्धावस्था में फिर क्या होता है 60 टू 70 और घट जाएगा, तो ओल्ड एज में और भी घट जाती है। ओके, अब देखिए एक आता है असामान्य पल्स रेट, एबनॉर्मल पल्स रेट क्या होती है। अतालता, ठीक हो, एरिथेमिया, इसमें क्या होते हैं असामान्य लय को इंगित करती है। एक होता है अलिंदीय तंतुकरण, ठीक है, आर्टियल फाइब्रिलेशन, इसमें अलिंद में तीव्र गति के संकुचन, मतलब ये जो होते हैं ना पल्स रेट में डिफ्लेक्शन को दिखा रही है। निलय तंतुकरण, निलय तंतुकरण, निलय की वजह से भी आपका पल्स रेट में गड़बड़ी आती है, वो निलय के तेज गति से संकुचन होने की वजह से होती है, ठीक है। साइनस अतालता, साइनस अतालता में क्या होते हैं इनमें अंत श्वसन में नाड़ी दर अधिक हो जाती है तथा निःश्वसन के दौरान कम हो जाती है। मतलब ये जो फैक्टर होते हैं आपके पल्स रेट को हाई और लो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। एक होता है द्विस्पंदी नाड़ी, द्विस्पंदी नाड़ी में क्या होता है इनमें एक हृदय स्पंदन, 2 धमनी स्पंदन होते हैं और इसमें दोहरी धड़कन का अनुभव होता है। अगर आप देखोगे तो एक साथ जो पल्स होगी ना वो आपको 2 टाइम्स महसूस होगी, इसको बोला जाता है द्विस्पंद नाड़ी। और ये कुछ डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कुछ अलिंद की वजह से, कुछ नीला की, कुछ साइनस, कुछ नाड़ी में सेकेंडरी जो जनरेट हो रही है पल्स उसकी वजह से हो रहा है। इस तरह से पल्स में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ओके, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको आगे मैं करवाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और पूरा सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूरा सीरीज देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने उस पीडीएफ में सेलेक्ट किया है, तो उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग जाइए और डाउनलोड करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।